नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो आपके लिए होने वाला है, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चंद्रवंश के सारे राजाओं के बारे में। ठीक है, मैं आज मात्र एक वीडियो के माध्यम से आपको चंद्रवंश के सारे राजाओं के बारे में जानकारी दूंगा, जो आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए चंद्र राजवंश की, चंद्रवंश की अगर बात की जाए तो पहले मैं बात करूं उनका राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह, तो आपको पता है इनका राज्य चिन्ह क्या था भाई? राज्य चिन्ह था इनका गाय। ठीक है, और इनके किसके उपासक थे? ये किस धर्म को मानने वाले थे? तो ये भाई शैव उपासक थे, है ना। शैव धर्म को मानने वाले थे या शिव भगवान के उपासक अधिकांश राजा यहाँ पे हुए। ठीक हो गया। चलो अब देखते हैं एक एक करके सारे राजाओं के बारे में। ठीक है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सारे राजाओं के बारे में भाई मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। ठीक हो गया। पहले हम बात करते हैं सोमचंद की। सोमचंद की बात की जाए अगर सोमचंद की, तो आपको पता है चंद्रवंश का संस्थापक कुछ इतिहासकारों द्वारा किसको माना जाता है? सोमचंद को। सोमचंद के बारे में मैं अगर खास बात करूं तो भाई इसने क्या करा था? राजबुग्गा किले का निर्माण करवाया था। एक राजबुग्गा किला किसने बनवाया था? तो राजबुग्गा किला आपका सोमचंद ने बनवाया था। दूसरी बात करें तो भाई इसने 4 किलेदार या 4 आल नियुक्त किए थे। 4 किलेदार में इसके क्या थे? कार्की, बोरगा, बोरा, तड़ागी और चौधरी। 4 लोगों ने अपने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। ठीक है, उसे छोड़ते हैं यहाँ पे, वो आपको पता होगा। और चीज़ें यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं 4 किलेदार भी इसने नियुक्त किए। ठीक हो गया। इसका सेनापति की बात करें तो भाई सेनापति कौन था इसका? इसका सेनापति था कालू तड़ागी, है ना। इसका सेनापति कौन था? सेनापति था भाई इसका कौन? कालू तड़ागी। ठीक है, अगली इसमें एक और बात करें सोमचंद के बारे में कि इसे क्या कहा था? तो इसे कहा जाता था भाई चंद्रवंश का मौलिक पुरुष। ये इंपॉर्टेंट है, मौलिक पुरुष बोला जाएगा कि चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता था। तो सोमचंद को भाई मौलिक पुरुष भी कहा जाता था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सोमचंद के बाद की, उसके बाद एक राजा आता है भाई इंद्रचंद। ठीक हो गया। वैसे इन दोनों के बीच में काफ़ी राजा आते हैं, परंतु लेकिन उनके बारे में कुछ उपयोगी तथ्य मिलता नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया, है ना। अब आता है इंद्रचंद की खास बात भाई, ये करवाएगा कुमाऊं में रेशम उत्पादन और रेशम वस्त्रों का निर्माण। तो क्या खास बात क्या रहेगा इसके समय पे? क्या होगा? रेशम उत्पादन। ठीक है, इंद्रचंद के समय पे क्या होगा भाई? रेशम उत्पादन। और ये क्या करता है? तिब्बतियों के साथ व्यापारिक संबंध बनाता है ना। तिब्बत के साथ व्यापार भी, तिब्बत या चीन बोल सकते हो, है ना। चीन के साथ व्यापारिक संबंध, चीन के साथ व्यापार। इंद्रचंद से आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। रेशम का उत्पादन किसके कार्यकाल में होता है? तो रेशम इंद्रचंद के कार्यकाल में। और चीन के साथ व्यापार कौन करता है? तो वो भी आपका भाई आ जाएगा इंद्रचंद। ठीक हो गया। अगले में अगर राजा की बात करूँ इसी क्रम में, तो अगला राजा आपके पास आ जाएगा, कौन आता है इंद्रचंद के बाद? चलो इसके बाद पढ़ लेते हैं वीणाचंद। भाई वीणाचंद कैसा राजा था? चंद्रवंश का भोग विलासी राजा था। अगर क्वेश्चन है आपके पास चंद्रवंश का विलासी राजा किसे कहते हैं? विलासी राजा, चंद्रवंश का जो विलासी राजा था, विलासी मतलब जो भोग विलास में मस्त है अपना, है ना। जनता के कार्यकाल या जनता के प्रति कोई इसका रुचि नहीं है, शासन प्रशासन के प्रति, है ना। तो ये इसको बोलते हैं विलासी राजा, अपने आप में मस्त है मतलब। ठीक है, तो बोला क्वेश्चन आता है भाई आपके पास चंद्रवंश का विलासी राजा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वीणाचंद को। भाई जब ये विलासी राजा था तो इसके टाइम पे आक्रमण होता है खसों का। क्वेश्चन आएगा आपके पास, चंद्रवंश पर खसों का आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ? तो विलासी राजा जो था वीणाचंद, इसके समय होता है खसों का आक्रमण भाई इसी के टाइम पे होगा। खसों का इस टाइम राजा जो था वो कौन था? बीजड़। खसों का राजा था बीजड़। ठीक है, खस वंश का एक राजा हुआ बीजड़, वो करता है भाई चंद्रवंश पे आक्रमण किसके समय? वीणाचंद के समय। और क्या होता है इसके बाद 200 सालों के लिए कुमाऊं पर किसका राज हो जाएगा? तो खसों का राज हो जाता है। फिर आता है चंद्रवंश का एक अगला शासक
जिसका नाम है वीरचंद। देखो भाई शासक का नाम ही है वीरचंद, तो ये वीरचंद काम भी बड़ा वीर करेगा, है ना। तो वीरचंद क्या करता है, खसों का राजा था, कौन, खसों का राजा था उस टाइम, सोपाल को क्या करेगा, हराएगा। ठीक, तो वीरचंद करता है, खसों के राजा सोपाल को हराता है और दोबारा से कुमाऊं में क्या कर देगा, चंद वंश को स्थापित कर देगा भाई। ठीक हो गया। जब वीणाचंद के समय चंद वंश में खसों का आक्रमण होगा, खस जीत जाएंगे। ठीक हो गया, खसों का यहाँ पे चंद वंश की जगह कुमाऊं पे खसों का राज हो जाएगा। फिर आता है वीरचंद, वीरचंद खसों के राजा सोपाल को हराएगा और यहाँ पे कुमाऊं में किसका, फिर से चंदों का राजपाट शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर वीरचंद के बाद आता है आपका पांचवा राजा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो है आपका कौन सा, थोहरचंद। थोहरचंद, ठीक हो गया भाई, थोहरचंद। अब ये थोहरचंद ऐसा है, कुछ विद्वानों के द्वारा या कुछ इतिहासकारों के द्वारा इस थोहरचंद को बताया गया है चंदवंश का संस्थापक। उन विद्वानों में कौन कौन आते हैं भाई, तो थोहरचंद को बताने वाले आते हैं आपका हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी, और आता है आपका एक फ्रेजर। हर्षदेव जोशी और फ्रेजर के अनुसार चंदवंश का संस्थापक कौन था, तो चंदवंश का संस्थापक था भाई थोहरचंद। ये फ्रेजर ने एक किताब लिखी है, कौन सी, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। रिपोर्ट ऑन, फ्रेजर की एक किताब है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं और गढ़वाल एंड गढ़वाल, कुमाऊं और गढ़वाल, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, एंड ऐसे लिख देता हूँ, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, किसी किताब है भाई, तो फ्रेजर द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, थोहरचंद को चंदवंश का संस्थापक कौन बताता है, तो हर्षदेव जोशी और फ्रेजर बताता है भाई। चलो आगे इसके बाद बात करें, अगर इसके बाद कौन सा राजा आ जाएगा, तो इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट राजा रहे भाई गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद। खास बात इसकी क्या होगी, चंदवंश का पहला शासक होगा भाई जो दिल्ली दरबार में जाएगा, है ना। चंदवंश का पहला शासक जो कहाँ जाएगा, दिल्ली दरबार में जाएगा, गरुड़ ज्ञानचंद। किसके दरबार में जाता है, दिल्ली, तो ये दिल्ली जाता है भाई किसको मिलने, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। दिल्ली जाएगा किसके, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ठीक है, और ये फिरोज शाह तुगलक को क्या देता है, उपहार देता है, कुछ महंगे उपहार, बदले में इसको क्या होता है, गरुड़ की उपाधि मिलती है भाई। ठीक हो गया, तो पहला चंद शासक कौन जो दिल्ली दरबार में जा रहा है, तो पहला चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद भाई जो दिल्ली दरबार में जा रहा है, किसके समय जा रहा है, तो फिरोज शाह तुगलक के समय जा रहा है भाई। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी, और इसने अपना राज्य चिन्ह क्या बनाया गरुड़ ज्ञानचंद ने, तो इसके समय जो राज्य चिन्ह था वो भी क्या था भाई, गरुड़ था। ठीक हो गया, गरुड़ ज्ञानचंद से आपको ये याद रखना है भाई। ठीक हो गया, अगली बात करें अगर गरुड़ ज्ञानचंद के बाद इसके बाद कौन सा राजा आता है, तो इसके बाद इंपॉर्टेंट राजा जो हमारे लिए पड़ जाएगा भाई वो रहेगा सीधा सीधा उद्यानचंद। उद्यानचंद की मैं अगर बात करूं तो इसने क्या किया था भाई, तो उद्यानचंद ने करवाया था चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण प्रारंभ। ठीक आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका चंपावत का जो पहले क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, बालेश्वर मंदिर कहाँ है भाई, तो बालेश्वर मंदिर आपका चंपावत में। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया, तो प्रारंभ करवाया था भाई उद्यानचंद ने। ठीक हो गया, इसके बाद आपका एक राजा आता है विक्रमचंद। विक्रमचंद, ठीक है, तो जो ये विक्रमचंद होता है ये क्या करता है, ये बालेश्वर मंदिर के निर्माण को पूरा करवाता है भाई। बालेश्वर मंदिर का निर्माण प्रारंभ किसने कराया था, तो उद्यानचंद ने। बालेश्वर मंदिर का निर्माण पूर्ण कौन करवाएगा, तो वो जाएगा आपका विक्रमचंद। बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था इसने, पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करवाया भाई। बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने कराया, विक्रमचंद ने। आपके पास क्वेश्चन आएगा जो बालेश्वर मंदिर के शिलालेख मिले हैं उसमें किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसमें जानकारी मिलती है भाई विक्रमचंद की। ठीक हो गया, विक्रमचंद के बाद अगर आगे हम बात करें इसके बाद कौन सा राजा आएगा, 8। ठीक है, विक्रमचंद के बाद देखें अगर तो इसके बाद एक राजा सीधा सीधा आपका आ जाएगा भाई। ठीक है, विक्रमचंद के बाद हम पढ़ते हैं भाई जगतचंद के बारे में, या विक्रमचंद के बाद सॉरी इसके बाद पढ़ते हैं हम भारती चंद के बारे में।
विक्रमचंद के बाद हम पढ़ेंगे भाई भारती चंद के बारे में। ठीक हो गया। भारती चंद भाई चंद वंश का सबसे पराक्रमी राजा, पहला पॉइंट आप इसमें लिख देंगे, चंद वंश का सबसे पराक्रमी राजा कौन था, तो भारती चंद था भाई। डोटी पर सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डोटी पर पहला आक्रमण, डोटी पर फर्स्ट आक्रमण कौन करता है भाई, तो भारती चंद ही करता है। भारती चंद भाई डोटी पर जब आक्रमण करता है तो जो वो युद्ध था वो 12 वर्षों तक चलता है भाई। भारती चंद का डोटी पर जो अभियान था, डोटी मतलब नेपाल, नेपाल पर जो अभियान था वो चलता है 12 वर्षों तक, और जिसमें क्या होती है, भारती चंद की जीत होती है। इस 12 वर्षों का जो युद्ध हुआ था इसमें एक जाति की उत्पत्ति होती है ना। जो भारती चंद के सैनिक थे वो डोटी के लड़कियों से ही जो क्या होती है शादी कर लेते हैं, और उनसे जो संतान उत्पन्न होती है या जो जाति प्रजाति उत्पन्न होती है उसे क्या कहा गया था, उसे नायक जाति कहा जाता है भाई, नायक जाति। तो बोलेगा कि चंद शासक के डोटी अभियान के समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई, तो भारती चंद के डोटी अभियान के समय ही क्या हुआ, नायक जाति की उत्पत्ति भी हुई। ठीक हो गया भाई। तो आपको भारती चंद से ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखना है। आगे जाएंगे हम रतन चंद के बारे में, रत्न चंद के बारे में हम बात करेंगे। रत्न चंद की अगर मैं खास बात करूं तो इसने क्या कराया था, भूमि की सर्वप्रथम माप, ठीक है, भूमि की, इसमें आ जाएगा भूमि की सर्वप्रथम माप। ठीक है, सबसे पहले भूमि का मापतोल किस राजा के द्वारा कराया गया, तो सबसे पहले भूमि का मापतोल चंद वंश में रत्नचंद के द्वारा करवाया गया था। ये पॉइंट आपने बिल्कुल यहाँ से इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक हो गया। अब आगे चले, अगर इसके बाद आता है भाई एक राजा कीर्ति चंद। कौन सा, कीर्ति चंद। ठीक है, अगर मैं कीर्ति चंद के बारे में बात करूं भाई, तो कीर्ति चंद चंद वंश का पहला शासक है जो गढ़वाल पर आक्रमण करेगा। चंद वंश का पहला शासक जो गढ़वाल पर आक्रमण करेगा, और इस आक्रमण इसको विजय प्राप्त होती है। और गढ़वाल पर किस में आक्रमण करता है ये, तो गढ़वाल पर राजा उस टाइम कौन था भाई, अजयपाल था। ठीक है, चलिए कीर्ति चंद भी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई आपके लिए। एग्जाम में बोलेगा कि चंद वंश का कौन सा शासक प्रथम बार गढ़वाल पर आक्रमण करता है, तो कीर्ति चंद। जैसे भारती चंद था, डोटी पर पहला आक्रमण कौन करता है भाई, तो करता है भारती चंद, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। चलो आगे अगर मैं बात करूँ कीर्ति चंद के बाद, तो कीर्ति चंद के बाद जो राजा आ जाएगा हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका भीष्मचंद। भीष्मचंद के बारे में अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो अल्मोड़ा में खगमरा का किला कौन बनाएगा भाई, खगमरा का किला कौन बनाएगा अल्मोड़ा में, तो कौन बनाता है भाई, ये बनाता है भीष्मचंद। अल्मोड़ा में खगमरा की किले की स्थापना करता है भीष्मचंद। या क्वेश्चन आएगा कि चंपावत से राजधानी स्थानांतरण करने का सबसे पहला प्रयास कौन करता है, मतलब वैसे स्थानांतरण जो राजधानी होती है वो भीष्मचंद के समय पे हो जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से कर नहीं पाता है ना। तो चंद्रवंश के समय राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले आने का प्रयास कौन करता है, तो प्रयास करता है भीष्मचंद। ठीक हो गया। यह हम बोल सकते हैं कि भीष्मचंद क्या हो जाएगा, चंपावत पर राज करने वाला अंतिम शासक हो जाएगा ये, चंपावत पर। ठीक है, यह चंपावत राजधानी पर अंतिम शासक। ठीक है भाई, चंपावत राजधानी या किस चंद शासक की राजधानी चंपावत रहेगी, अंतिम शासक कौन सा रहेगा, तो अंतिम शासक भीष्मचंद ही था भाई। क्योंकि इसके बाद जो शासक आएगा आपका भीष्मचंद के बाद, इसके बाद जो शासक आया था कल्याण चंद है ना, बालो कल्याण चंद। इसके बाद जो शासक आता है आपका बालो कल्याण चंद। तो इस बालो कल्याण चंद के समय क्या होता है, राजधानी चंपावत से मामलों संबंधी जो भी क्रियाएं होती थी वो सुनी जाती थी भाई। ठीक हो गया। लक्ष्मी चंद के बारे में आपने ये याद रखना है बिल्कुल। अगर हम
चलिए चलिए, इसके बाद लक्ष्मी चंद के बाद अगर हम बात करें, इसके बाद जो अगला राजा रहेगा भाई वो बनता है कौन, तो वो आता है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद, ठीक है। बात की जाए अगर बाज बहादुर चंद की, तो ये पिथौरागढ़ में निर्माण करवाता है भाई किसका, एक हथिया देवाल का, एक हथिया देवाल। बाज बहादुर चंद निर्माण करवाएगा किसका, पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल का निर्माण करवाएगा। भाई बाज बहादुर चंद से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जब मुगलों द्वारा, है ना, मुगलों के द्वारा जब गढ़वाल में आक्रमण किया गया था, तो किस चंद शासक के द्वारा मुगलों की सहायता की गई थी, तो किसकी हो जाएगा, बाज बहादुर चंद की, ठीक है। तो इसने क्या कहता, मुगलों के गढ़वाल आक्रमण के समय मुगलों का साथ दिया भाई इसने, मुगलों का साथ। तो बाज बहादुर चंद से आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखने हैं। एक क्या कि इसने एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया पिथौरागढ़ में। दूसरी क्या बात याद रखनी है कि मुगलों ने जब गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो बाज बहादुर चंद ने मुगलों का साथ दिया था। ठीक हो गया, चलो ठीक है भाई। तो बाज बहादुर चंद के बाद हम पढ़ेंगे अगला राजा जो आ जाएगा वो कौन हो जाएगा हमारा, उद्योग चंद। उद्योग चंद, बात की जाए उद्योग चंद की, तो उद्योग चंद भाई एकमात्र ऐसा शासक है जिस पर गढ़वाल और डोटी की सेना साथ मिलकर आक्रमण करती है। गढ़वाल प्लस डोटी की सेना आक्रमण करेगी इस पर, ठीक है। गढ़वाल और डोटी मतलब नेपाल की सेना आपस में संधि करते हैं और संधि में बोलते हैं कि क्या होगा, उद्योग चंद पे एक साथ आक्रमण किया जाए। तो उद्योग चंद पहला ऐसा चंद शासक है जिस पर गढ़वाल और डोटी की सेना क्या होगी, एक साथ आक्रमण करेंगी। ठीक हो गया। ये उद्योग चंद क्या होता है भाई, इसको ही क्या कहते हैं, तपस्वी राजा। तपस्वी राजा, तपस्वी राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि डोटी उद्योग जो चंद है ये डोटी पर जो तीसरा जब आक्रमण करता है तो उसको इसमें हार मिलती है और उस हार से दुखी होकर ये क्या करता है, उस हार से दुखी लेकर यह प्रण लेता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, अपना आय का जो सारा जीवन आय का होगा उसे शांति की खोज में व्यतीत करूंगा। इसी कारण इसको इतिहासकारों के द्वारा तपस्वी की संज्ञा दी गई, तो इसे तपस्वी राजा उद्योग चंद को कहा जाता है। अगर बात की जाए उद्योग चंद की तो इसने क्या कराया था, तल्ला महल का निर्माण भाई, तल्ला महल का निर्माण। तल्ला महल का निर्माण किसने कराया, उद्योग चंद ने। हाँ सॉरी, आप यहाँ पे रुद्रचंद में लिख लेंगे, रुद्रचंद ने क्या बनाया भाई, रुद्रचंद ने मल्ला महल का निर्माण करवाया। मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया, रुद्रचंद ने, या आप रुद्रचंद में लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब बात करूँ मैं उद्योग चंद के बाद की, तो उद्योग चंद के बाद कौन राजा बनता है भाई, इसके बाद आता है ज्ञानचंद। इस ज्ञानचंद को आप ज्ञानचंद कहेंगे या ज्ञानचंद सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। ये ज्ञानचंद भाई गढ़वाल के बदानगढ़ क्षेत्र को जीतता है, बदानगढ़ क्षेत्र को जीतता है और यहाँ से क्या होता है, नंदा देवी माता की जो प्रतिमा है उसे कुमाऊं ले जाता है। ठीक है, नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से ले जाकर कुमाऊं के अल्मोड़ा महल में स्थापित, कुमाऊं के अल्मोड़ा महल में ले जाएगा भाई। ठीक हो गया। कौन, ज्ञानचंद सेकंड या ज्ञानचंद द्वितीय। यही ज्ञानचंद सेकंड या ज्ञानचंद द्वितीय जो है ये क्या करेगा, 1703 में फतेह शाह के साथ, किसके साथ, गढ़वाल शासक फतेह शाह के साथ युद्ध लड़ेगा, जिसे बोला जाता है भाई कौन सा युद्ध, दुधौली का युद्ध। दुधौली का युद्ध इसे कहा जाता है। ठीक हो गया। ज्ञानचंद से भाई आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब ज्ञानचंद के बाद अगला शासक आता है भाई कौन, ज्ञानचंद के बाद आएगा देवी, हाँ ज्ञानचंद के बाद आएगा आपका ज्ञानचंद के बाद हम पढ़ लेते हैं सीधा सीधा कौन सा, सॉरी ज्ञानचंद से पहले वैसे एक और राजा आ जाएगा यहाँ पे, जगतचंद। हाँ एक शासक आ जाएगा जगतचंद। जगतचंद भाई, जगतचंद कुमाऊं वंश के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। इस जगतचंद को कहा जाता है, इसके समय को कहा जाता है कुमाऊं का स्वर्णिम काल। कुमाऊं का स्वर्णिम काल बोलेगा किस चंद शासक के समय कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो जगतचंद के समय के जो जगतचंद का जो काल था उसे कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है भाई। ठीक है। इस जगतचंद के बारे में और बात करें अगर, तो ये जगतचंद क्या होता है, इसने जुआरियों पर कर लगाया था।
जुआरियों पर कर। तो बोलेगा किस चंद शासक द्वारा जुआरियों पर कर लगाया गया? तो जुआरियों पर कर लगाया गया जगत चंद के द्वारा। और इस जगत चंद की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी भाई? तो चेचक बीमारी के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो जगत चंद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जगत चंद के बाद आता है भाई कौन सा? जगत चंद के बाद आता है देवी चंद। जगत चंद के बाद आता है देवी चंद। ये देवी चंद ऐसा राजा था जो अपने चाटुकारों के द्वारा घिरा हुआ रहता था, जैसे मणिक चंद और पूरणमल के ये इसके चाटुकार थे। तो ये इसको सलाह देते हैं भाई कि क्या तुझे कुमाऊं का विक्रमादित्य बनना चाहिए, और इस विक्रमादित्य के बनने के चक्कर में ये कुमाऊं का सारा धन बर्बाद करता है। तो इस देवी चंद को ही कहा जाता है भाई कुमाऊं का विक्रमादित्य, कुमाऊं का विक्रमादित्य। और इसे ही कहा जाता है कुमाऊं का MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। कुमाऊं का MBT मोहम्मद बिन तुगलक भी इसे कहा जाता है देवी चंद को, और कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है किसको? देवी चंद को। चलो आगे बात करें देवी चंद के बाद। तो देवी चंद के बाद आ जाएगा भाई आपका कौन सा? देवी के बाद आ जाएगा आपका एक राजा दीपचंद। ये दीपचंद को कहा जाता है भाई क्या? इस दीपचंद को कहा जाता है रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह इसका उपनाम है दीपचंद का भाई। ठीक हो गया। बात की जाए दीपचंद के बाद की, तो इसके बाद शासक कौन आ जाएगा आपका? इसके बाद आ जाएगा भाई आपका कल्याण चंद चतुर्थ, कल्याण चंद फोर्थ। कल्याण चंद चतुर्थ राजा बन जाता है भाई। ठीक है, कल्याण चंद चतुर्थ के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? कल्याण चंद चतुर्थ को होता है कुमाऊं में पहला रोहिल्ला आक्रमण। रोहिल्ला आक्रमण, तो बोलेंगे किस चंद शासक के समय कुमाऊं में पहला रोहिल्ला आक्रमण हुआ? तो ये क्या रहेगा आपका? कल्याण चंद्र चतुर्थ। सॉरी, देवी चंद में आप एक बात और लिख लेंगे भाई, देवी चंद का सेनापति। ये देवी चंद का सेनापति, ये इंपॉर्टेंट है। देवी चंद में आप एक बात और लिख लीजिए, देवी चंद का सेनापति कौन था? इसका सेनापति था भाई दाऊद खां। देवी चंद में एक बात और लिख लेंगे, देवी चंद का सेनापति दाऊद खां। चलो आ जाओ कल्याण चंद पे। जो कल्याण चंद चतुर्थ है, रोहिल्लों का पहली बार आक्रमण किसके समय हुआ? तो कल्याण चंद चतुर्थ के समय हुआ भाई। और इसके बारे में क्या बात याद रखनी है आपको? कल्याण चंद चतुर्थ के समय आपने याद रखनी है कि इसने क्या बनाया? चौमहला महल का निर्माण करवाया। चौमहला महल का निर्माण करवाया। ठीक है, अल्मोड़ा में इसने चौमहला महल का निर्माण करवाया भाई। चलो अब आगे आते हैं। इसके बाद हम किस पे? कल्याण चंद के बाद आते हैं भाई हम सीधा सीधा किस पे? तो कल्याण चंद के बाद आएंगे हम किस पे? मोहन चंद पे, मोहन चंद पर। ठीक हो गया। जो ये मोहन चंद है भाई आपका, ये गढ़वाल के राजा ललित शाह के साथ, ललित शाह के साथ युद्ध करेगा। ललित शाह के साथ युद्ध होगा इसका। कौन सा युद्ध? 1779 में होगा बगवाली पोखर का युद्ध। बगवाली पोखर 1779 में होगा भाई। कौन सा युद्ध? तो बगवाली पोखर का युद्ध होगा ललित शाह और किसके बीच? ललित शाह और मोहनचंद के बीच, जिसमें मोहनचंद हार जाता है और भाग जाता है। ठीक है, परंतु ये मोहनचंद दोबारा उसके बाद गद्दी पे दोबारा बैठता है। तो इसीलिए इस मोहनचंद को कहा जाता है कुमाऊं या चंद वंश का वह शासक जो 2 बार गद्दी पर बैठता है। तो कौन है भाई आपका? मोहनचंद। क्या बोलता है ये? 2 बार गद्दी पर बैठेगा। गद्दी पर बैठने वाला शासक, 2 बार गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन रहेगा आपका? तो मोहनचंद हो जाएगा भाई आपका सीधा सीधा। ठीक हो गया। चले आगे चलेंगे अगर, तो मोहन के बाद कौन आता है भाई? तो मोहनचंद के से जीत जाता है ललित शाह। ललित शाह का बेटा होता है प्रद्युमन शाह, है ना। तो प्रद्युमन शाह को बैठाता है प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी पर। प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं गद्दी पर बैठते हैं। प्रद्युमन चंद के बारे में एक बात याद रखनी है कि भाई ये गढ़वाल व कुमाऊं दोनों जगह राज गद्दी पर बैठेगा। दोनों जगह राज गद्दी पर बैठेगा। कौन? प्रद्युमन चंद। वैसे था ये किसका बेटा? ललित शाह का बेटा था, प्रद्युमन शाह था। लेकिन जब ये चंद्रवंश कुमाऊं में चंद्रवंश की गद्दी पर बैठेगा तो प्रद्युमन चंद के नाम से बैठता है भाई। ठीक हो गया। प्रद्युमन चंद के बाद आ जाएगा आपका दोबारा आता है आपका मोहनचंद वापस। ठीक है क्या? तो वो छोड़िए। अब उसके बाद आपका एक राजा आ जाएगा थोड़ा सा शिवचंद। शिवचंद को क्या कहा जाता है भाई? इस सब शिवचंद को कहा जाता है मिट्टी का महादेव। मिट्टी का महादेव शिवचंद को कहा जाता है क्या? मिट्टी का महादेव। किसे कहा जाता है? तो मिट्टी का महादेव कहा जाता है भाई किसको? शिवचंद को। ठीक हो गया। शिवचंद के बाद आपको एक राजा और मिल जाएगा भाई। कौन सा?
अजीत चंद, अजीत चंद। इस अजीत चंद को कहा जाता है भाई कठपुतली शासक। कौन सा? कठपुतली शासक। तो चंद वंश के किस शासक को कठपुतली शासक कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा भाई कौन सा? अजीत चंद। और इसके बाद चंद वंश का अंतिम शासक 62वें नंबर का शासक आ जाएगा भाई कौन सा? आपका महेंद्र चंद। ठीक हो गया, महेंद्र चंद जो अंतिम शासक होगा। अब क्या ये आ जाएगा, बात करें अगर इस महेंद्र चंद की, तो जो ये महेंद्र चंद होता है ये कौन सा युद्ध लड़ता है? तो ये लड़ता है भाई आपका हवाल बाग का युद्ध। हवाल बाग का युद्ध किसके साथ? 1790 में गोरखों के साथ। ठीक है, 1790 में गोरखों के साथ हवाल बाग का युद्ध लड़ेगा। और ये युद्ध क्या होता है भाई? इस युद्ध के पश्चात जो महेंद्र चंद होता है युद्ध में हार जाता है और 25 वर्षों के लिए जो कुमाऊं में क्या होता है? गोरखों का शासन शुरू हो जाता है भाई। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आज चंद वंश के लगभग जो सारे इंपॉर्टेंट राजा हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दी है, जो आपके आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।